जय हिंद। आज एनसीईआरटी क्लास 10th इकोनॉमिक्स की चैप्टर 3 जिसे लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं और चैप्टर और इससे जुड़ी ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्टिव्स और भी प्रकार के प्रश्न देखेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहें। मुद्रा और साख। मुद्रा और साख। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? दूसरे बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा सक रही है। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही है, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं के से विनिमय करता हो तो उस कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता है जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता है। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वहीं वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। इसकी तुलना में ऐसे अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते। इट मीन्स कि मुद्रा विनिमय में पहले लोगों की बहुत परेशानियां होती थी। अगर आपको जो चीज़ की आवश्यकता है और जो चीज़ आप उसके बदले में लेना चाहते हैं, अगर जिस व्यक्ति के पास उस वस्तु है जो आपको लेना है और उसको उसके बदले में जो आपके पास है वो नहीं लेना है, तो ये बहुत सी समस्या की सामना करना पड़ता था। फिर उस वस्तु को जो उस व्यक्ति की आवश्यकता होती थी उसे दोनों मिलकर ढूंढते थे। उसके बाद 3 व्यक्ति की आदान प्रदान से वस्तुएं खरीदी बेची जाती थी। तो इसके लिए मुद्रा का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी था। तो मुद्रा का प्रयोग होने से ऐसे एक दूसरे की ढूंढने की आवश्यकता नहीं होने लगी। जो न केवल उसके जूते, जैसे जूता खरीदना है, जूता बेचना है और अगला को गेहूं खरीदना है, तो गेहूं वाला आदमी खोजना पड़ता, और अगला को अगर गेहूं के बदले चावल खरीदना है तो चावल वाला व्यक्ति खोजना पड़ता। तो ऐसे होता क्या था कि चीज़ें को खरीदने बेचने की जो संयोग होता था उसको आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता था। अब ऐसे बहुत परेशानियों के सामना करना पड़ता था। खरीदे बल्कि साथ साथ उसके गेहूं भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार
ढूंढता है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रणाली प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। आओ इन पर विचार करें। मुद्रा के प्रयोग में वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहां वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के लिए जरिए हो रही है? मुद्रा के आधुनिक रूप। जब आधुनिक रूप मुद्रा की आई तो बहुत सारे मुद्रे चलाई गई और उसका प्रचलन में भी आई और ख़त्म भी हुई। तो देखिए, हम लोग इसे देखते हैं। हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। करेंसी। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। वे चीज़ों जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी। इसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से बनी है। अनाज और पशुओं की तरह के रोजमर्रा की चीज़ें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए माना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। बैंकों में निक्षेप। लोग मुद्रा बैंक में निक्षेप के रूप में भी खरीदते हैं, रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने में आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं? इसे बैंकों में अपने नाम में रखा खाता खोलकर जमा देते थे। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। क्योंकि बैंक खातों में खाता जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसीलिए इस जमा को मांग जमा भी कहा जाता है। अब देखिए, करेंसी आ जाने से वस्तुओं को आदान प्रदान करने में बहुत सारी समस्याओं से अवगत हैं आप कि उस समय कितना समस्या की सामना झेलनी पड़ती थी जब वस्तु विनिमय प्रणाली है, और जब करेंसी आ गई तो कितना सहूलियत हुई। बैंकों में निक्षेप, जब बैंक खुली तो उसमें आपका पैसा को लेन देन करने में कितना आसानी हो गई, ये सब आप अच्छे से समझ सकते हैं। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। अपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के
किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है तथा इसे एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। चेक द्वारा भुगतान। जूता निर्माता एम सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है और इसके लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है। अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक से ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। यह लेन देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है। देखिए क्या क्या भरा जाता है चेक में। ये सब लिखा हुआ रहता है, ऐसा नंबर होता है और ऐसा भरा जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। क्योंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसीलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की सुविधा भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक करेंसी प्रणाली को कार्यकारी से बहुत करीब से जुड़ चुके हैं। आओ इन पर विचार करें। यह है एक एम सलीम भुगतान के लिए 20,000 रुपया नकद निकालते हैं। इसके लिए वह चेक किसे लिखेंगे और एक है सही उत्तर का, उसको देखिए। बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंक की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है कि चूँकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसीलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रखती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक मांग जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, जमाकर्ता एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है, खरीदार की बीच मध्यस्थता का काम करती है। बैंक जमा जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेता है। खरीदारों से मिल लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी धनराशि को मांग करने बैंक पहुंच जाए तो क्या होगा। जमाकर्ता हैं, लोग क्या करते हैं, लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। एक खरीदार हैं, ऋण लेते हैं और लोग ऋण लौटाते हैं और बैंक ब्याज देते हैं। नेक्स्ट है साख की दो विभिन्न स्थितियाँ। हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में से बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहाँ साहूकार खरीदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में खरीदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों के द्वारा
देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है। त्यौहार का मौसम। अब से 2 महीने बाद त्यौहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते का मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों की पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने के प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इसे बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज दे लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने के कामयाब होता है। उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी कर लेता है। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी का ज़रूरत को ऋण के रूप में पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है। वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। स्वप्ना की समझ। एक छोटी किसान स्वप्ना अपने 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाते हैं हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार को कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेतों के लिए दोबारा उधार लेती है और इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती है कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपने जीवन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल के बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल बेच तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। स्वप्ना के मामलों में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में ढकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति को स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उनकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है।
ऋण की शर्तें। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है जिसे खरीदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारकर्ता कोई समर्थक ऋणधार गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। समर्थक ऋणधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक खरीदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, यदि खरीदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणधार बेचने की अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंक में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणधार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर लेने की आवश्यकता है। आवास ऋण। मेघा घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज ली। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक न घर के सभी कागज ऋणधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति करें। ब्याज दर, समर्थक ऋणधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तों कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और खरीदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्था में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। विविध प्रकार के साख प्रबंध। एक गांव का उदाहरण। रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था। वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण प्रबंधों को जानने का उत्सुक थे। कौन लोग उधार देते थे, खरीदार कौन थे, ऋण की क्या शर्तें थी। उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया। आगे आप उसका लेखा पढ़ सकते हैं। 15 नवंबर 2006 पर हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के इस समय अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे हैं। खेतों में आलू की फसल लगी हुई है। पहले हम सोनपुर, एक छोटा सा गांव जहां सिंचाई की सुविधाएं मौजूद है, के एक छोटे किसान श्यामल से मिलते हैं। श्यामल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की जरूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% ब्याज देना पड़ता था, 60% वार्षिक। पिछले कुछ वर्षों में श्यामलाल गांव के एक कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज की दर पर ऋण ले रहा है। जुलाई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधी आगते जरूरतें मुहैया कराया है, जिसे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना होता है। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वह अपनी फसल अपनी उसी से बेचेगा। इस तरह व्यापारी निश्चित है कि ऋण की अदायगी समय से ले जाएगी। फसल की कीमत फसल काटने के समय होती है। फसल की कीमतें, इसीलिए वह किसानों से फसलों की खरीद और इसके बाद के बिक्री के बारे में खरीद का जानकारी देती है।
अब हम अरुण से मिलते हैं, जो एक किसान मजदूर के रूप में निरीक्षण करता रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है। अरुण सोनपुर के उन लोगों में से है जिसे खेतों के लिए बैंक से ऋण मिला है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% है और इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। अरुण को योजना है कि वे फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण को अदायगी कर देगा। वह बाकी आलू की फसल की शीत भंडार गृह में रहकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरख्वास्त देना चाहता है। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेतों के लिए उससे ऋण ले चुके हैं। तीसरा है रामा। निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। साल में कई महीने रामा के पास कोई काम नहीं होता है। उसे अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज देना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर पर मध्यवर्गीय भूस्वामी है, आश्रित है। भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है। रमा उस कर्ज को भूस्वामी को जहां काम करके वापस करती है। अधिकांशतः रमा को नया ऋण लेना पड़ जाता है, जबकि वह पुराना ऋण लौटा भी नहीं पाता। वर्तमान में उसे भूस्वामी के 5,000 रुपये देने हैं। यद्यपि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रामा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियोक्ता ही है। सहकारी समितियों में ऋण। बैंकों के अलावा ग्रामीण बैंकों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। इस प्रकार की सहकारी समितियां संभव है, जैसे किसानों, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां। कृषक सहकारी समितियां सोनपुर के नज़दीक एक गांव में काम करती हैं। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है। इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जाता है। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती या कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। आओ इन पर विचार करें, इसको देखें, समझें। भारत में औपनिवेशिक क्षेत्र में साख। हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है: औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठक क्षेत्रक ऋण। पहले वर्ग में बैंक और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। आलेख 1 में आप भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र में आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र में? भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा है कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं।
आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने के वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को भी ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे खरीदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि कितना और किन को ऋण दे रहे हैं, उसकी ब्याज की दरें क्या है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की रेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज़ तरीक़ों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में शाख है। ये जो है देखिए, भूस्वामी कितना है, साहूकार कितना ऋण देते हैं, व्यापारी कितना देते हैं, रिश्तेदार और दोस्त कितना देते हैं, अन्य कितना देते हैं, व्यावसायिक बैंक कितना देते हैं, सहकारी बैंक कितना देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ऋण देने की काम करती है वो सहकारी बैंक करती है, 27%, जिसमें जो आरेख में दिखाया गया है। और औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। इसीलिए अनौपचारिक ऋण करदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है खरीदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए खरीदार के पास अपने लिए कम आय बचती है, जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामलाल के मामले में देखा। कुछ मामले में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम खरीदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाती है, जैसे कि हमने सोनपुर की रमा के मामले में देखा, और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग ऋण लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंक और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं। वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज दे सकते हैं। देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। औपचारिक और अनौपचारिक शाख किसे क्या मिलता है। आरेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों की अमीर परिवारों से कीजिए। क्या आप देखते हैं उसके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों में से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से है। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। इस सब से क्या पता चलता है? पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुछ ऋण ज़रूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अनौपचारिक ऋणदाताओं के लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है और यह उधार करदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसीलिए बैंकों और सहकारी समितियों की अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि खरीदारों की अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता घटे। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋण का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके।
वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों के अनौपचारिक स्रोत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। आओ इन पर विचार करें, इसको देखिए अच्छे से। अब ना आगे है निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। ऐसा क्यों? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहां कहीं मौजूद भी है, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता के एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार ज़रूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं। लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं। ये नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपया या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करता है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज, अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें, बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए मिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए किया जाता है। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह जो जाने वाले ऋण उपभोक्ता की रकम, ब्याज दर, वापस लौटने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह से संगठित कर लेती है, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करती है। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करती है। इससे न केवल महिलाओं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है, बल्कि समूह की नियमित बैठक के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती है। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक।
बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों को ऋण ज़रूरतों का पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई। ग्रामीण बैंक के अब 60 लाख कर्जदार हैं, जो बांग्लादेश के 40,000 गाँव में फैले हुए हैं। इसे ऋण लेने वाले ज़्यादातर महिलाएं हैं, जिनका समझ समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने तथा चला सकने में सक्षम है। अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास को सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस बोले हैं। सारांश: इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से इससे संबंधों को देखा। इस तरह जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति और बदतर कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होती है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणाधारों से में कोई ऋणों की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीब को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुछ ऋणों में वृद्धि हो ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियां इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ाना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए जरूरी है। अभ्यास के प्रश्न। अब आइए आगे अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं। रिक्त स्थान के पूर्ति करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो यहाँ से सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिएट किए गए हैं। अच्छे से पढ़ें। व्यापारिक बैंक के तात्पर्य है? आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना। ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन से हैं? इसके आंसर है ए, व्यापारी तथा साहूकार। भारत के समस्त वाणिज्यिक बैंकों की कार्य प्रणाली के निरीक्षण का कार्य कौन करता है? इसके आंसर होगा सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है? इसके आंसर होगा ए, आधुनिक मुद्रा में सम्मिलित होते हैं। इसका आंसर होगा बी, कागज के नोट, सिक्के तथा मांग जमा पूंजी। कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? आंसर है पत्र मुद्रा। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर है बी, ऋण। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। इसका आंसर होगा बी, सदस्यों द्वारा। बैंक निम्नलिखित में से किस खाते पर अधिक ब्याज दर प्रदान करती है? आंसर है सी, लंबी अवधि के लिए सावधि जमा। किस सरकारी संगठन ने भारत में सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी किए हैं? आंसर है डी, भारतीय रिजर्व बैंक। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? आंसर है सी, प्लास्टिक मनी। क्रेडिट साख इन में समझौते किसके बीच होते हैं? आंसर है ए, ऋणदाता और उधारकर्ता। सिक्कों में प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर है ए, अनाज। अमीर परिवारों के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत है? आंसर है बी, औपचारिक स्रोत। कुल जमा का वह हिस्सा जो एक बैंक अपने पास नकद में रखता है
इसका आंसर होगा एक छोटा अनुपात। धन के आधुनिक रूप क्या है? आंसर है डी सभी मुद्रा, डिमांड डिपॉजिट, प्लास्टिक मनी। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? आंसर है डी भारतीय रिजर्व बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? आंसर है ए 1969 में। निम्नलिखित में साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है? आंसर है ए बहुत अधिक। बैंक किसे ऋण नहीं देते? आंसर है डी बिना कोई उचित दस्तावेजों की। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर है बी 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? आंसर है डी इनमें से सभी रघुराम राजन, शशिकांत दास और इसमें से कौन होगा आंसर? बी शशिकांत दास हैं। डैश परिवारों के ऋण अधिकांश जरूरत अनौपचारिक स्रोतों से होती है? इसका आंसर है ग्रामीण। दूसरा में है ऋण फंदा, ऋण का लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। तीसरा में होगा भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। चौथा में है बैंक जमा पर लेने देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेती है। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न है, मृदा की परिभाषा क्या है? मुद्रा की परिभाषा क्या है? मुद्रा पैसा या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इससे सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। दूसरा है ऋण से क्या समझते हैं? आसान भाषा में ऋण का अर्थ है साख या कर्ज जो कुछ शर्तों पर जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तीसरा है वस्तु विनिमय क्या है? जब चीज़ों का लेन देन बिना मुद्रा के प्रयोग से आपस में ही हो जाता है तो ऐसी अवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। साख से क्या समझते हैं? साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। चेक से आपका क्या तात्पर्य है? चेक एक ऐसा कागज है जो जमाकर्ता के खाते से चेक पर किसी अन्य व्यक्ति का एक विशेष रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। ऋण की शर्तों से क्या समझते हैं? ब्याज दर, संपत्ति और कागज जात की मांग, भुगतान के तरीके आदि की मिलाकर इन शब्दों का नाम दिया जाता है। औपचारिक ऋण क्या है? बैंकों और साहूकारों समितियों से लिए गए ऋण औपचारिक ऋण कहलाते हैं। अनौपचारिक ऋण किसे कहते हैं? व्यापारी, साहूकार, मालिक, रिश्तेदारों और मित्रों से लिए गए ऋण को अनौपचारिक ऋण कहते हैं। मुद्रा देश के कल्याण में मदद कैसे करता है? चूंकि मुद्रा द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय की माप होती है, इस तरह मुद्रा कल्याण में मदद करती है। मुद्रा के दो दोषों को बताएं। मुद्रा के दो प्रमुख दोष हैं। मुद्रा के मूल्य में स्थिरता, प्रलोभन को बढ़ाना। लघु उत्तरीय प्रश्न है, मुद्रा के दो प्रयोग बताएं। पहला प्रयोग है मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की चीज़ें खरीदने और बेचने में किया जाता है। दूसरा प्रयोग है मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने में किया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह लेने में, वकील की सलाह लेने में। उधारदाता उधार देने समय समर्थन ऋणाधार की मांग क्यों करता है? उधारदाता ऋण के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में समर्थन ऋणाधार की मांग करते हैं। यदि खरीदार उधार लौटा नहीं पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए समर्थक ऋणाधार बेचने की अधिकार होता है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है। क्या यह उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है? निर्धनता कर्ज लेने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। इसका कारण यह है कि कर्ज लेने के लिए लोगों को गारंटी रूप में समर्थक ऋणाधार देनी पड़ती है। निर्धनों के पास उन संपत्तियों का अभाव होता है जो कर्ज लेने के लिए
आवश्यक मानी जाती है, इसके बिना उसको कर्ज मिलना कठिन होता है। मान लीजिए सलीम को व्यापारियों से ऑर्डर मिलते रहते हैं, 6 साल बाद उनकी स्थिति क्या होगा? यदि सलीम के व्यापारियों से ऑर्डर मिलते रहते हैं तो वह अच्छा कमाएगा और 6 साल बाद वह बहुत बड़ा जूता निर्माता कंपनी के रूप में स्थापित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक स्रोत क्या हैं? ऋण के औपचारिक स्रोत सरकार द्वारा नियंत्रित, निरीक्षण, उपलब्धता, तीसरा है कम ब्याज दर, चौथा है यह कोई अनुसूचित शर्त नहीं लगाते हैं तथा इनका उद्देश्य लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी है। ऋण के अनौपचारिक स्रोत क्या है? ऋण के अनौपचारिक स्रोत, अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा कोई संगठन नहीं होता जो ऋणदाताओं के ऋण क्रियाओं की निरीक्षण करता है। इसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना, इससे सामाजिक कल्याण का कोई महत्व नहीं करता। यदि यह औपचारिक स्रोतों के अपेक्षा अधिक ब्याज देते हैं, यह ऊंची ब्याज दरों के अतिरिक्त अन्य कई कठोर शर्तों पर लगाते हैं। इसके अंतर्गत छोटी और छिटपुट इकाइयाँ शामिल होती है। समर्थक ऋणाधार क्या है? उधारदाता उधार प्राप्तकर्ता से समर्थक ऋणाधार के रूप में परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण राशि की ऐसी वसूली कर सके। यह परिसंपत्तियां ही समर्थक ऋणाधार कहलाती है। उदाहरण कृषि भूमि, जेवर, मकान, पशुधन, बैंक आदि। केंद्रीय बैंक से क्या अभिप्राय है? हमारे देश में केंद्रीय बैंक का नाम लिखें। देश की मौद्रिक व्यवस्था के शीर्ष पर स्थित है। बैंक की केंद्रीय बैंक कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य देश की मौद्रिक नीतियों की रचना, संचालन, नियमन, निर्देशन और नियंत्रण होता है। हमारे देश के केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। व्यवसायिक अथवा व्यापारिक बैंक इसे कहते हैं। व्यवसायिक बैंक वह संस्था है जिसे सिर्फ लाभ के उद्देश्य से मुद्रा के जमा, लेन देन तथा ऋण की सेवाएं प्रदान करती है। इसके लिए वह जनता, फर्मों तथा सरकार से जमा स्वीकार करता है, उनके आदेश पर भुगतान करता है तथा जमा प्रयोग पर या निवेश करता है। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? प्लास्टिक मुद्रा जैसे एटीएम हो गया, क्रेडिट कार्ड। वस्तु मुद्रा क्या है? प्राचीन काल में यह जब आधुनिक मुद्रा अर्थात कागजी मुद्रा, धातु के मुद्रा का आगमन नहीं हुआ था, तब पशुओं, खाद्यान्न इत्यादि को विनिमय का माध्यम बनाया जाता था। धात्विक मुद्रा से क्या अभिप्राय है? क्या समझते हैं? वे मुद्राएं जिनके निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के धातु का प्रयोग किया जाता है धात्विक मुद्रा कहलाती है। प्राचीन काल में सोने एवं चांदी से बनी धात्विक मुद्रा का प्रचलन सबसे अधिक था। दीर्घकालीन उत्तरीय प्रश्न, जोखिम वाली परिसंपत्तियों में ऋण खरीदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है। इन कथन में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि अधिक जोखिम वाली परिसंपत्तियों से ऋण खरीदार के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई छोटी किसान स्वप्रा की भांति किसी साहूकार से ऋण धन लेता है तो ताकि वह खेती के खर्चों को पूरा कर सके, इस आशा में कि फसल अच्छी हो जाने पर वह कर्ज भी उतार देगा और अपने लिए कुछ बचा लेगा। परंतु यदि किसी कारणवश वर्षा के न होने या वर्षा के अधिक होने के कारण या फिर कीड़े मकोड़े के कारण उनका फसल खराब हो जाए या उनके विपरीत बहुत कम हो तो कर्ज उतारने योग्य नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था में उसका कर्ज बढ़ता हुआ एक बड़ी रकम बन जाएगा जिसे उसे चुकाना कठिन हो जाएगा। यदि अगले वर्ष फसल ठीक भी हो जाए तो इसके लिए पिछला सारा कर्ज चुकाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसे अपने निर्वाह के लिए भी कुछ रखना पड़ेगा। ऐसे में खरीदार को अपनी कुछ भूमि बेचने पड़ सकती है और उसकी आय को और कम कर देगी। इसीलिए यह ठीक ही कहा गया है कि अधिक जोखिम वाली परिसंपत्तियों में
ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं पैदा कर सकता है। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह से सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह उसकी विनिमय का भी वस्तु या सेवाओं खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है, जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को जरूरत को खत्म कर देता है। उदाहरण, जूता निर्माण के लिए जरूरी हो नहीं रह जाता कि ऐसा किसान ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ उसको गेहूं भी बेचे। वे उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उससे जूते मुद्रा में बदल दिया जाए तो बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच किस प्रकार की मध्यस्थता होती है। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 के नोट देखिए, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, क्या आप इस कथन को व्याख्या कर सकते हैं। इसको व्याख्या को देख लीजिए। हमें 5वां नंबर क्वेश्चन है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्या ज़रूरत होती है। तो इसमें निम्न ज़रूरत होता है, ब्याज दर नियंत्रित करने के लिए, शर्त मुक्त ऋण, व्यवहारिक परिवर्तन, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अधिक समस्याएं होती है। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या करें। तो गरीबों के लिए स्वयं सहायता के लिए बहुत सारे उपाय हैं जो निम्न उद्देश्य हैं। ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करना और उसके लाभ पहुंचाना, अपने सदस्यों को अपने एकत्रित करना और फिर उनके लिए ही अपना इस्तेमाल करना। समर्थक ऋणाधार के लिए बिना ऋण प्रदान करना अर्थात शर्त मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। विविध उद्देश्यों के लिए उचित समय पर ऋण प्रदान करना, उचित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना भी एक समूह की विशेषता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू मारपीट जैसे कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और कार्यवाही का एक मंच प्रदान करना उसके मजबूती प्रदान करता है। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों के कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती है। तो कुछ बैंक जो है कुछ कर्जदारों को निम्न कारणों से नहीं देने की तैयार होती है। बैंक उन गरीबों को ऋण देना नहीं चाहते जिनके पास समर्थक ऋणाधार नहीं होते हैं। बैंक ऋण के लिए उचित कागजात और ऋणों की विरुद्ध गारंटी के रूप में समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि बैंक ऋणियों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। यदि ऋणी ऋण नहीं चुका पाता तो ऋणदाता को भुगतान करने के लिए समर्थक ऋणाधार को बेचने का अधिकार होता है। जिन कर्जदारों ने अपने पुराने कर्ज का भुगतान नहीं किया है, बैंक उन्हें पुनः कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता। बैंक उन उद्यमियों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते जो अधिक जोखिम वाले व्यवसाय में निवेश करता है। बैंक का मुख्य उद्देश्य अधिक लाभ कमाना होता है। उसे भी अन्य कंपनियों की तरह निगम पर शेयरधारकों को लाभांश, कर्मचारियों को वेतन और अन्य खर्चों पर लोगों के पर भुगतान करना पड़ता है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें न्याय संगत ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, यह जरूरी है क्यों। इसके आंसर देखिए। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। विकास में ऋण का भूमिका क्या क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे
यह ऋण बैंक से लेना चाहिए, साहूकार से। चर्चा कीजिए। मानव निम्नलिखित आधार से निश्चित करेगा कि उसे ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से। ब्याज की दर पर, कम ऋण आधार पे, भुगतान की शर्त पे। इसके लिए किस्त कम हो जाती है और ऋणदाता आसानी से भुगतान करता है। कौन से कारण और पाठ को वर्णित स्वपरा की स्थिति को जोखिम भरा बनाते हैं? निम्नलिखित कारणों की चर्चा करें। फसलों पर कीटों का प्रभाव साहूकारों द्वारा, शोषण और मानसून का अभाव ही वे कारण है जो स्वपरा की स्थिति को जोखिम भरा बनाते हैं। यह कारण स्वपरा की स्थिति को निम्नलिखित प्रकार से जोखिम भरा सकते हैं। कीटनाशक दवाइयों से, साहूकार की भूमिका से, मौसम से। नेक्स्ट है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का 1970 में छोटे पैमाने का प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में इस बैंक के 60 लाख कर्जदारों हैं जो बांग्लादेश के लगभग 40,000 गाँव में फैले हुए हैं। इसे ऋण देने वाले अधिकांश महिलाएं हैं जिनका संबंध समाज के निर्धन वर्ग से है। इन कर्जदारों से यह सिद्ध कर दिया गया है कि निर्धन महिलाएं केवल विश्वस्त कर्जदार ही नहीं वरन छोटी आय वाले विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए भी सक्षम है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक उचित ब्याज दरों पर निर्धन परिवारों के लिए आवश्यकताओं के लिए पूरा करने के लिए अभूतपूर्व उदाहरण है। 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उनके अनुसार यह निर्धन व्यक्तियों के सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए तो लाखों छोटे लोग अपने छोटी गतिविधियों द्वारा विकास का महान चमत्कार कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो जो आपको संपूर्ण शॉर्ट्स, लॉन्ग्स और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और संपूर्ण चैप्टर की जानकारी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।